इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग कर लेते हैं आज अपना, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग सिर्फ ओवरव्यू है ये आपका। तो व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग? क्लाउड कंप्यूटिंग आपकी एक टेक्नोलॉजी है। इसे टेक्नोलॉजी दैट अलाउ यूजर टू एक्सेस एंड यूज कंप्यूटिंग रिसोर्सेज ओवर द इंटरनेट इंस्टेड ऑफ एंड लोकल डिवाइसेस ऑफ सर्वर्स, ठीक है। इट मींस क्या है कि आपको अगर इंटरनेट, आपको कोई भी अगर रिसोर्स चाहिए, आप अपने फोन में भी यूज करते हो, आप गूगल ड्राइव भी यूज करते हो, ठीक है, अपने डेटा को स्टोर करने के लिए। जब आप आपके पास इंटरनेट की एक्सेस होनी चाहिए, आप चाहिए यहाँ पर हो या कहीं पर भी किसी भी एरिया के अंदर हो, आपके पास में आपका डेटा तुरंत रिट्रीवल हो जाता है। आपके पास में आपको ना ही अपना लैपटॉप या कोई सर्वर, कोई दूसरी चीज आपको साथ में ले जाने की कभी जरूरत नहीं होती। तो उस चीज का जो सर आप जो चीज करते हो आपका क्लाउड कंप्यूटिंग करते हैं कि ये एक टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू आप अपना डेटा कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, और आपको अपने डेटा को एक्सेस करने के लिए किसी भी हार्डवेयर डिवाइस की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, ठीक है। ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी, स्केलेबिलिटी, आपका कॉस्ट इसकी सही पड़ती है आपको। बिजनेस और अगर इंडिविजुअल की बात करें तो इजीली ये आराम से क्लाउड जो है आपका इजीली मैनेज हो जाता है, इजीली आप बना सकते हो। अपनी एप्लीकेशन है, आपको अगर कोई सॉफ्टवेयर चलाना है कंपनी के बिहाफ पे, अगर हम बात करें, आपको अगर कोई अपना सॉफ्टवेयर चलाना है, कोई वीएम मशीन चलानी है, कोई भी अपना डेटा प्रोसेस करना है, तो बिना आप एक्स्ट्रा कुछ पे करे, बिना आप अपना सारा डेटा, अपनी हर एक चीज आप क्लाउड के ऊपर रख सकते हो और उसको आप एनी टाइम एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। ये करेक्टरिस्टिक ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग है। क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए सबसे ज्यादा एडवांटेज क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग के? तो ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, कि यूजर कैन प्रोविजन और मैनेज रिसोर्सेज एज नीडेड। मींस आपको जब डेटा, जो भी डेटा, जिस भी तरीके का आपका कोई भी डेटा है, उसको आपको जब मैनेज करना हो, जब आपको उसमें डिलीट करना हो, जब भी कोई आपका डेटा अपडेट करना हो, तो आपके पास में सेल्फ सर्विस है। आप जब चाहो उसको अपना कर सकते हो, जस्ट आपको लॉगिन पासवर्ड करना है और आप अपना डेटा कंप्लीटली मैनेज कर सकते हो बिना हार्डवेयर के एक्सेस लिए, बिना ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस। इट मीन्स कि ये आपका कंप्लीटली लैन और वैन दोनों पे आपका काम करेगा, कि पूरे वर्ल्ड के अंदर आप कहीं पर भी चले जाओ, अगर आपने अपना डेटा जो है क्लाउड पे रख रखा है, तो आप पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं पर भी चले जाओ, आप अपना डेटा को प्रॉपर एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आ जाता है रिसोर्स पूलिंग। तो रिसोर्स पूलिंग मीन्स है कि इसके अंदर आपका क्या कंसेप्ट होता है रिसोर्स पूलिंग के अंदर, कि आपका जैसे जो भी क्लाउड है, मैं कंपनी की बात कर रहा हूँ, जैसे AWS है आपका, माइक्रोसॉफ्ट का अज्यूर भी आपका यूज होता है, ठीक है। तो ये आपके कभी भी प्राइवेट नहीं रहते हैं। सर्वर्स की बात करें या फिर क्लाउड की बात करें तो ये आपके प्राइवेट नहीं रहते हैं, तो ये आपके हमेशा शेयर्ड रहेंगे। डायनेमिकली आपको ऑटोमेटिकली अलाउड हो जाते हैं, इनके अंदर पकड़ का कंसेप्ट आता है, आपका पकेट्स होती है, उसके लिए आपका डायनामिक अलोकेट होता है। इजी टू वर्कलोड है, यूसेज इसका मीटर्ड है। मीटर्ड मतलब कि आप जितना यूज करोगे, आप क्लाउड की सर्विस का अगर आप आधे घंटे यूज करोगे, तो सिर्फ आपको आधे घंटे के लिए पे करना है। यानी आप ये समझते पे पर यूज है ये, कि आप जितना यूज करोगे सिर्फ उतना ही आपका जो चार्ज है आपको उतना पे करना पड़ेगा। इसी तरीके से आपका मल्टी टेनेंसी है। इट मीन्स क्या है कि आपका अगर कोई भी क्लाउड का सर्वर है या कंपनी का कोई भी क्लाउड का सर्वर है, तो मल्टीपल यूजर्स जो है अपना जो डेटा है या हर एक चीज है वो बिल्कुल सिक्योर वे में शेयर कर सकते हैं आपका डेटा। लिमिटेशन की बात कर ले, सिक्योरिटी कंसर्न आ रहा है, अगर आपका नेट ऑफ हो गया, नेट ऑफ है, तो आप कभी भी एक्सेस नहीं ले पाओगे, ठीक है। अगर ऑफ साइट, जो भी ऑफ साइट में डेटा हमने स्टोर कर रखा है, ठीक है, यानी कि अगर आपने ऑनलाइन मतलब क्लाउड, और अगर आपने कहीं पर ऑफलाइन अपने को स्टोर कर रखा है डेटा, तो आपका वो ऑन रिस्क हो सकता है। डाउन टाइम, आपका क्लाउड सर्विस जो होती है, ठीक है, अगर वो कभी डाउन होता है तो उसमें काफी ज्यादा आपका टाइम लग जाता है अप होने में। कंट्रोल्स लिमिटेड है, ठीक है, कंट्रोल्स लिमिटेड है, क्योंकि सारे कंट्रोल कंपनी के पास में होते हैं जो भी आपको क्लाउड प्रोवाइड करवाएगी। कंप्लायंस के चैलेंजेस आते हैं, मतलब रूल्स और रेगुलेशन जो गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं। डेटा ट्रांसफर की कॉस्ट होती है, वो इसके अंदर महंगी है आपकी। लेटेंसी की बात कर ले, लेटेंसी मतलब आपकी स्पीड, ठीक है, जितनी जो लो लेटेंसी होगी उतना ही आपका जो भी डेटा है वो उतना ही फास्ट चलेगा, उतना ही आपको अच्छी पिंग मिलेगी, ठीक है। तो क्लाउड सर्विस के अंदर आपका नेटवर्क डिले हो सकता है, डेटा प्राइवेसी, कॉस्ट ओवररन, इस तरीके के आपके इसमें यूज होंगे। टाइप ऑफ क्लाउड सब कंप्यूटिंग, इसके अंदर आपके देखो काफी सारे लिखे पड़े हैं। ये आस है, पास है, इसमें सास, फास, डास, और इसमें कास है, डीबास है, और इसके अंदर आपका आईओटास है, और एस है, कास है। तो सबसे पहला जैसे आपका जाता है, हम जो इसमें यूज करते हैं आपका IaaS, PaaS और SaaS, ये तीन हमारे जनरली यूज होते हैं, ठीक है। तो IaaS मीन्स आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस,
ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। तो आप देख सकते हो कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी क्लाउड सर्वर है वो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे का पूरा प्रोवाइड करवाएगा कि अगर आपको सर्वर चाहिए, अगर आपको स्टोरेज चाहिए, अगर आपको नेटवर्क चाहिए, अगर आपको कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, तो आपको क्लाउड सर्वर क्या करेगा, प्रोवाइड करवा सकता है। आपको अलग से कंप्यूटर लेने की कोई भी जरूरत नहीं है अपने डेटा को मैनेज करने के लिए। इसी तरीके से आपका पास आ जाता है, यानी कि प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस का मीन्स क्या है कि क्लाउड आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा आपको ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई ऐसा आपको पोर्टल दे देगा जिसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशंस को इजीली आप मैनेज कर सकते हो, उसे बना सकते हो, डिलीट कर सकते हो, डिप्लॉय कर सकते हो। तो आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा देगा। इसी तरीके से सास की बात करें, आपका सास मतलब आपका सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है। इट मीन्स कि अगर आपको कोई भी सॉफ्टवेयर चाहिए, ठीक है, किसी भी तरीके का अगर आपको सॉफ्टवेयर यूज करना है, तो आपको, अगर हम नॉर्मल बात करें तो आप अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करते फिर रन करते हो, और अगर आपको टूल में कोई इंस्टॉलेशन में दिक्कत आई तो आपको उसको फेस करना भी पड़ेगा। बट क्लाउड जो सर्वर है, अगर उसके ऊपर आपका सास चल रहा है और आपको वो चाहिए, तो वो आपको पहले से सब कुछ प्री इंस्टॉल करके देंगे, आपको कुछ भी इंस्टॉल नहीं करना है, आप इजिली उसको एक्सेस ले सकते हो। तो जनरली हम ये यूज करते हैं, और बाकी भी है, आप इसको और देख सकते हो, और भी आप देख सकते हैं कहाँ से आपका। और एआई एज ए सर्विस भी दिया हुआ है आपका, जो लेटेस्ट में चल रहा है एआई सर्विसेज भी आ गया है। आईओटी डिवाइसेस को मैनेज करने के लिए अगर कोई क्लाउड प्लेटफॉर्म है, तो उसके लिए देखो ये आपका आईओटास दिया हुआ है। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग है डिप्लॉय। क्लाउड कंप्यूटिंग आपके कितने टाइप की होती है, मोस्टली 3 टाइप की होती है, पब्लिक, प्राइवेट और हाइब्रिड। पब्लिक क्लाउड का मतलब क्या है कि ऐसा क्लाउड प्लेटफॉर्म, ठीक है, जिसका यूज हर कोई करता है, ठीक है, उसकी एक्सेस, उसके ऊपर डेटा अपलोड हर कोई कर सकता है, वो आपका पब्लिक क्लाउड होगा। इसी तरीके से प्राइवेट क्लाउड की बात करें तो प्राइवेट क्लाउड क्या होता है कि डेडिकेटेड होते हैं, मींस कि आपने अपना पर्सनल परचेज किया हुआ है और उसके ऊपर अगर कोई भी डाटा अपलोड होगा तो वो सिर्फ आपका पर्सनल होगा, दूसरे यूजर्स को उसकी एक्सेस नहीं होगी। इसी तरीके से नेक्स्ट आपका हाइब्रिड क्लाउड आ जाता है। हाइब्रिड क्लाउड आपका पब्लिक और प्राइवेट दोनों का यूज होता है, ये मोस्टली गवर्नमेंट अपने पास में रखती है। ठीक है, ये गवर्नमेंट अपने पास में रखती है कि जो डेटा यूजर्स को पकड़ाना है वो यूजर्स इजीली कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, और जो पर्सनल डेटा है वो भी अपने पास में वो उसी सेम क्लाउड सर्वर पे वो रखते हैं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे हाइब्रिड, तो उन्हें प्राइवेट भी रखना पड़ेगा और पब्लिक भी रखना पड़ेगा, दोनों की अलग अलग कॉस्ट उनको देनी पड़ेगी। तो इसके लिए आपका हाइब्रिड क्लाउड यूज कर लेते हैं, जो कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। प्राइवेट जो होता है वो गवर्नमेंट अपने पास में रखती है, कंपनी अपने पास में रखती है, और पब्लिक के लिए आपकी एक्सेस दे देती है। ठीक है, ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज है आपके। पब्लिक के एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। पब्लिक की बात करें तो आपका ये पेपर गो लगता है कि आपको जितना यूज करोगे आप उतना यूज कर सकते हो, ठीक है। और आपको जो भी रिसोर्स चाहिए, जिस भी तरीके का रिसोर्स चाहिए, आप अपने अकॉर्डिंग उसे अप या डाउन कर सकते हो, ठीक है। पूरे वर्ल्ड के अंदर आप कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हो। और जो भी आपका प्रोवाइडर होता है, मीन्स कि अगर आप पब्लिक, जैसे आपका AWS है, माइक्रोसॉफ्ट का AW, सॉरी अमेजन का AWS है, ये आपका पब्लिक क्लाउड है, ठीक है। तो अगर उस क्लाउड में किसी भी तरीके का कोई भी इश्यू आ रहा है, तो उसको हैंडल कौन करेगा, तो आपका प्रोवाइडर करेगा। इसी तरीके से आपका प्राइवेट है, प्राइवेट कंप्लीट अलग हो जाता है, ये कंप्लीट मैनेजमेंट आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसके ऊपर अच्छे तरीके से अपना डेटा सिक्योर कर सकते हो, हर चीज अपनी अपलोड कर सकते हो। बट इसके अंदर सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या आता है कि आप इसको इजिली मैनेज नहीं कर सकते। कोई भी इश्यू आ गया तो आपको देखना पड़ेगा। कोई भी अगर ऑपरेटिंग सिस्टम आपने डाल रखा है वो करप्ट हो गया आपका क्लाउड पे, तो आपको डालना पड़ेगा। कोई भी सॉफ्टवेयर डाल रखा है, सॉफ्टवेयर इशू होगा तो आपको इंस्टॉलेशन करनी पड़ेगी, तो उसमें आपकी मेंटेनेंस जो है वो ज्यादा हो जाती है और आपको कॉस्ट भी उस अकॉर्डिंग लगती है। उसके बाद आता है आपका रोल ऑफ एआई इन क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग में एआई का रोल क्या है, बाय इंटीग्रेटिंग एआई विद द क्लाउड। ठीक है, क्लाउड के साथ में अगर हमने एआई का इंक्लूड कर दिया तो ऑर्गेनाइजेशन कैन एफिशिएंटली मैनेज डेटा ऑन देयर ओवन, यानी वो उन्हें उस चीज को, डेटा को मैनेज करने के लिए किसी भी थर्ड पर्सन की या किसी दूसरे पर्सन की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो एआई का यूज करके इजिली डेटा है या सॉफ्टवेयर है या आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो उसको बना भी सकती है, बिल्ड भी कर सकती है, और उसी को अपने जो सिस्टम्स है उनके अंदर मर्ज भी कर सकती है, उनके साथ अलाइन भी कर सकती है बिजनेस के अंदर बेनिफिट लेने के लिए। ठीक है, तो एआई का आपका बेनिफिट क्या है कि सेल्फ मैनेज आपका क्लाउड है, आपकी कॉस्ट भी हटाता है। आप इसमें जब चाहे जितना चाहे आप डेटा एक्सेस ले सकते हैं। डेटा मैनेजमेंट जो है इसके अंदर आपका बहुत अच्छा है। प्रोडक्टिविटी आपकी बहुत अच्छी है। रिलायबिलिटी मीन्स आप इसको हर तरीके से यूज कर सकते हो। एआई सास इंटीग्रेशन आता है।
क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें एडवांस है, क्लाउड की सिक्योरिटी भी आपकी इसमें आती है और डिसीजन मेकिंग भी इसमें आता है आपका। तो अब क्लाउड कंप्यूटिंग के कुछ टाइप पढ़ते हैं। सबसे पहला आ जाता है आपका फॉग कंप्यूटिंग, ठीक है। तो फॉग कंप्यूटिंग इज ए डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब फैला हुआ, ठीक है, हर कोई एक्सेस कर सकता है, ठीक है। फॉग कंप्यूटिंग इज ए डिस्ट्रीब्यूटेड और इंडिपेंडेंट डिजिटल एनवायरनमेंट इन विच एप्लीकेशंस, यानी जितनी भी एप्लीकेशंस हैं एंड डेटा स्टोरेज वाली डिवाइसेज हैं वो रखी जाती है पोजीशन बिटवीन डेटा सोर्सेज एंड ए क्लाउड सर्विसेज। इट एक्ट्स एज ए इंटरमीडिएटरी बिटवीन द हार्डवेयर और द रिमोट सर्वर, यानी जहां पर भी आपने क्लाउड का सेटअप कर रखा है और जिन भी डिवाइस का आप यूज कर रहे हो उसके बीच में ये इंटरमीडिएटरी का काम करेगा, और इसे हम इंटेलिजेंट आपका गेटवे भी बोल देते हैं। ये आपके डेटा प्रोसेसिंग को एनहेंस करता है, स्टोरेज को करता है और एनालिसिस करता है आपका एक एफिशिएंट मैनर। नेक्स्ट आ जाता है आपका एज कंप्यूटिंग। एज कंप्यूटिंग भी क्या है आपका, एक डिस्ट्रीब्यूटेड है ये भी और डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम है। पहले वाला क्या था आपका, फोक इंडिपेंडेंट था, बट आपका एज क्या है, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटेड और डिसेंट्रलाइजेशन कंप्यूटर मॉडल है इन विच द डेटा प्रोसेसिंग इज परफॉर्म क्लोज टू एज डिवाइसेस, ठीक है। एज डिवाइसेस यानी कि रियल टाइम में, एज डिवाइसेस का मीन्स क्या है कि जो भी एप्लीकेशन आप रियल टाइम में यूज करते हो, ठीक है, रियल टाइम में यूज होने वाली, जैसे आपके इलेक्ट्रिक थर्मामीटर्स होते हैं और आपके एनालॉग मीटर्स होते हैं, आपकी वॉच होती हैं, आपके लैपटॉप्स होते हैं, और हमारे जो ये रेड लाइट्स होती हैं हमारी, ठीक है, ट्रैफिक जो लाइट्स होती हैं, और हमारा जीपीएस सिस्टम होता है, ये सारा का सारा का रियल टाइम में काम करता है, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं आपका डेटा जो है कहीं ना कहीं किसी के साथ में कनेक्शन तो बना के चलते ही है। तो वो जो कनेक्शन आपका बनाएगा अगर वो बिल्कुल क्लाउड के एज पे है, ठीक है, तो उसको एज कंप्यूटिंग, मतलब बॉर्डर पे है, तो वो आपका क्या होगा, एज कंप्यूटिंग होगा। डिफरेंस आप देख सकते हो, क्लाउड फोक मैंने इसके अंदर डिफरेंस डाला हुआ है। तो लोकेशन ऑफ प्रोसेसिंग, क्लाउड आपका क्या करता है, सेंट्रल डेटा सेंटर होता है। हाई लेटेंसी मतलब इसके अंदर आपका नेटवर्क स्लो होता है और इंटरनेट इसके लिए जरूरी है। फोक की बात करें तो जैसे आपका नॉर्मल राउटर वगैरह घरों के अंदर लगते हैं, वो आप देख सकते हो। एज की बात करें तो जो भी डिवाइस आपका क्लाउड यूज करेगी उसके बिल्कुल कांटेक्ट में आपका हमेशा जो क्लाउड रहेगा वो आपका एज होगा। मल्टी क्लाउड मतलब अलग अलग क्लाउड प्रोवाइडर्स और डिस्ट्रीब्यूटेड जो कि आपस में फैले हुए, जैसे 5G एप्लीकेशन रियल टाइम वाले, ये सब आपके डिस्ट्रीब्यूटेड वाले होते हैं। उसके बाद आता है आपका ओवास के टॉप 10 क्लाउड सिक्योरिटी रिस्क। हर चीज में आपके ओवास टॉप 10 है, तो आप इसमें देख सकते हो, इसमें क्लाउड के भी दिए हुए हैं, अकाउंटेबिलिटी और डेटा ओनरशिप का, कि यूजिंग द पब्लिक क्लाउड फॉर होस्टिंग बिजनेस सर्विसेज, की अगर आपने कोई भी पब्लिक क्लाउड ले रखा है जिसको कि सब यूज कर सकते हैं, और आप अगर उसके ऊपर कोई बिजनेस की सर्विसेज चला रहे हो, कोई अपना बिजनेस का डेटा अपलोड कर रहे हो, बिजनेस की एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, तो आपका जो है वहां पर सबसे ज्यादा रिस्क हो सकता है कि कोई भी आपके डेटा को और उसकी ओनरशिप अपने पास में ले सकता है। उसके बाद यूजर आइडेंटिटी आपका फेडरेशन आ जाता है। इट मीन्स कि अगर आप कोई भी क्लाउड है, ठीक है, कोई भी क्लाउड की बात कर ले हम, तो क्लाउड के ऊपर आपके कितने भी यूजर्स कनेक्ट हो सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। तो आपने काफी सारे यूजर्स नेम बना लिए, मान लो आप एक कंपनी के एडमिन हो, या क्लाउड आप मैनेज कर रहे हो, आपने 50 लोगों को डलवा दिया क्लाउड के ऊपर, तो उन सब के अलग अलग यूजर नेम बनाना, उनको परमिशन देना, उनको डिलीट करना, वो सारी जो मैनेजमेंट है, अगर आप वो प्रॉपर नहीं कर पाते हो तो भी आपका क्लाउड सिक्योरिटी पे रिस्क हो जाएगा। इसी तरीके से आपका रेगुलेटरी कंप्लायंस आ जाता है। रेगुलेटरी मीन गवर्नमेंट के जो रूल्स होते हैं, कंपनी के जो रूल्स होते हैं, ठीक है, उस चीज को लेके है कि देर इज ए लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, एंड देर इज डिफरेंट रेगुलेटरी लॉ इन डिफरेंट कंट्रीज, यानी कि अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग क्लाउड के लिए आपके सर्वर्स लगे हुए हैं, आपके रूल्स लगे हुए हैं, ठीक है। देखा भाई। नेक्स्ट आपका देख यूजर वही कर प्राइवेसी। रहा है क्या, सही है ऐसा कर रहा था। उसके बाद आपका यूजर प्राइवेसी एंड सेकेंडरी स्टोरेज यूज ऑफ आ जाता है, कि आपका क्लाउड के अंदर जो डिफॉल्ट का शेयरिंग फीचर्स है, ठीक है, वो भी आपका कई बार यूजर के पर्सनल जो डिटेल्स है उसको लीक कर सकता है। डेटा इंटीग्रेशन सर्विस जो भी आपके क्लाउड के ऊपर चल रही है, तो उस सर्विसेज को कोई भी आपका इवास ड्रॉप यानी कि अनऑथोराइज वे से उसको देख सकता है, इंटरसेप्ट कर सकता है। मल्टी टेनेंसी एंड फिजिकल सिक्योरिटी की बात करें तो अगर आपने पुअर लॉजिकल सेग्रेशन कर रखा है, ठीक है, तो आपके क्लाउड सर्वर के ऊपर इशू आ सकता है। इन केस अगर आपके क्लाउड सर्वर के अंदर कोई भी फॉल्ट आ गया, कोई भी स्टोरेज का फॉल्ट आ गया, कोई भी इंसिडेंट आ गया,
तो उसकी सपोर्ट आपके क्लाउड के अंदर काफी कम है, जिसकी वजह से भी आपका रिस्क आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी। इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, कि कंपनी जो है आपका कोई ना कोई क्लाउड खरीदती है, ठीक है। हर कंपनी का, अब तो कंपनी अपना अपना क्लाउड लेने लगी हैं। तो कंपनीज जो है अपना अपना क्लाउड परचेज करती है, कंपनी का एक स्ट्रक्चर भी होता है। तो अगर कंपनी का प्रॉपर स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, अगर कंपनी ने क्लाउड सर्वर ले लिया है और उस क्लाउड सर्वर पे हर तरीके की आपकी एक बेटर सिक्योरिटी नहीं लगा रखी है, उसके ऊपर अगर पुराने सॉफ्टवेयर ही इंस्टॉल हो रखे हैं, तो भी आपका जो है पूरे के पूरे कंपनी का जो स्ट्रक्चर है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सारा का सारा आपका ऑन रिस्क हो जाता है, ठीक है। हाँ। उसके बाद आ जाता है आपका कंटेनर्स, कंटेनर इन क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। कंटेनर्स, तो कंटेनर्स आपके क्या होते हैं, जैसे आपका वर्चुअल बॉक्स है, आप VMware भी यूज करते हो, आप वर्चुअल बॉक्स भी यूज करते हो, ठीक है। तो वर्चुअल बॉक्स क्या है आपका, कि एक प्लेटफॉर्म है, एक एक आपका टूल है, ठीक है, जिसके अंदर आप अलग अलग मशीन्स को, ठीक है, अलग अलग आप मशीन्स को क्या कर सकते हो, उसके अंदर प्लेस कर सकते हो। उनको अलग अलग आप स्टोरेज देके, अलग अलग आप रैम देके, आप अपने वर्चुअल बॉक्स में या VMware में मशीन्स को चला सकते हो, राइट। ठीक है। इस चीज को तो समझ आ रहा है ना आपको, जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, कि आपका VMware है, ठीक है, जनरली देख लो। मेरा VMware जैसे आपका एक कोई भी टूल है, ठीक है। तो अभी मैं VMware के अंदर देखूँ तो देख रहे हो, इसके अंदर VMware के अंदर ही हमने अपनी 8 मशीन्स चला रखी है। 8 मशीन्स आपकी डाली हुई है हमने। तो इन्हीं मशीन्स को हमने क्या कर रखा है, कि कंटेनर कह दिया हमने इनको। इन्हीं मशीन्स को हमने आपका कंटेनर कह दिया है, कि कंटेनर प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन क्लाउड कंप्यूटिंग, प्रोवाइडिंग ए लाइट वेट एंड एफिशिएंट वे टू पैकेज और डिप्लॉय एप्लीकेशंस एंड देयर डिपेंडेंसीज। कंटेनर आर ए फॉर्म ऑफ virtualization that abstracts the application and its runtime environment, making it easy to manage and deploy across different cloud networks. It means आपका यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ, कि आपके पास एक क्लाउड सर्वर है, ठीक है। तो क्लाउड सर्वर पे आपके ऊपर डिपेंड है, कि अगर आप क्या करो, कि आप अगर आपने क्लाउड सर्वर ले लिया, तो लोग आपके क्लाउड सर्वर का यूज भी करेंगे। जिसको लिनक्स चाहिए होगा वो लिनक्स भी चलाएगा, जिसको विंडोज चाहिए होगा वो आपको विंडोज भी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। तो उन सब चीजों को मैनेज करने के लिए आप क्या करते हो, कंटेनर का यूज करते हो। कि आपने क्या करा, अपने क्लाउड सर्वर पे कंटेनर डाल दिया, एक कंटेनर में लिनक्स डाल दी, एक कंटेनर में आपने विंडोज डाल दी, एक कंटेनर में आपने पावर पॉइंट डाल दिया। इस तरीके से आपने अलग अलग टूल्स को क्या करा, कंटेनर्स में डाल दिया। तो जिसको जो भी यूज करना होगा, तो पूरा क्लाउड आपका यूज होने के बजाय सिर्फ वो आपका कंटेनर यूज होगा। तो इससे आपकी सिक्योरिटी जो है वो भी एनहेंस होती है। कंटेनर के अंदर आपकी क्या क्या वर्नेबिलिटी आ सकती है, ये सारी की सारी आपके सामने एक्सपो बताई हुई है, ठीक है। कि उसकी कोई भी अनऑथोराइज एक्सेस ले सकता है। उसके अंदर आपके कंप्यूटर में अगर कोई रन टाइम का इशू आ रहा है, तो वो आपका इशू आ सकता है, कोई भी मालवेयर उसमें डाल सकता है। अगर इमेजेस जो है, मान लो आपने काली लिनक्स डाल दिया या विंडोज अपडेट आपने डाल दी, अगर आप उसको अपडेट करके नहीं रखोगे, तो भी आपके क्लाउड सर्वर या कंटेनर पर रिस्क हो जाएगा, ठीक है। और अगर उसके पर किसी भी तरीके की वर्नेबिलिटी है तो दिक्कत हो जाएगी। ये सारी की सारी आपको इसके अंदर बताई हुई है। इसी तरीके से आपका कुबेरनेट्स आ जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर। कुबेरनेट भी क्या है, आपका ओपन सोर्स, ये भी आपका एक कंटेनर है, ठीक है। कंटेनर का ऑब्सेशन प्लेटफॉर्म है, जो कि आपका क्लाउड कंप्यूटिंग में आपका हेल्प करेगा। अब ये क्या काम करता है, कि ऑटोमेटेड डिप्लॉयमेंट, कि आपके कंटेनर के अंदर जो भी डेटा रखा हुआ है, जो भी फाइल रखी हुई है, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपने बना के रखा है अपने क्लाउड पे, तो उनको ऑटोमेटिक डिप्लॉय करना, स्केलिंग करना, मैनेजमेंट करना, ये सारा का सारा काम कौन करेगा, आपका कुबेरनेट्स करेगा, ठीक है। कुबेरनेट की वर्नेबिलिटी आपकी क्या क्या हो सकती है, कि इसके अंदर सर्टिफिकेशन रिवोकेशन का आपका कोई ऑप्शन नहीं होता। मतलब ये आपका किसी भी सर्टिफिकेशन को आपका सपोर्ट नहीं करता है इजिली। आपका कोई भी पर्सन जो इसके बाय डिफॉल्ट जो सर्टिफिकेशन होते हैं उसको आपका बाईपास कर सकता है। HTTPS कनेक्शन नहीं होता इसमें, लोग जो होते हैं वो आपके एक्सपोज हो सकते हैं गूगल वगैरह का यूज करके। पासवर्ड कंपैरिजन कुछ नहीं होता इसमें। और इसके अंदर कोई बैकअप का ऑप्शन नहीं है, नॉन रेपुटेशन का कोई कंसेप्ट नहीं है इसमें, CIA ट्राइड वगैरह का, ठीक है। और इसके अंदर लॉग रोटेशन है, वो भी आपका एटॉमिक नहीं है। क्लाउड कंप्यूटिंग के अटैक्स की बात करें, तो इसके अंदर कोई भी पर्सन आपका डेटा ब्रीच कर सकता है, डीडोस अटैक लगा सकता है, आपका कोई भी सिक्योरिटी सेटिंग है मिस कॉन्फ़िगरेशन कर सकता है। आपका जो भी क्लाउड प्रोवाइडर वर्नेबिलिटी है, जो भी AWS है, अजूर है, अगर उस सर्वर के उनमें वर्नेबिलिटी आएगी, तो आपके क्लाउड के अंदर भी आएगी उस चीज को लेकर।
ठीक है। तो कॉमन टाइप हम क्लाउड की अटैक की बात कर रहे थे। अगर आपके क्लाउड पे एक एक मिनट अगर आपके क्लाउड पे कोई भी डेटा आपका अपलोड करता है, अगर उसमें कोई भी मालवेयर है, किसी पर्सन ने रैंसमवेयर डाल दिया, तो भी सारा का सारा आपका क्लाउड का डेटा इंक्रिप्ट हो जाएगा। इनसाइडर थ्रेड्स की बात कर लें कि क्लाउड आपकी कंपनी के अंदर क्लाउड यूज होता है। अगर कोई इम्प्लॉय, इनसाइडर अटैक मतलब आपका इम्प्लॉय, कि अगर आपका कोई इम्प्लॉय ने अगर क्लाउड पे से डेटा में किसी भी तरीके का मॉडिफिक डेटा लॉस हो सकता है, डेटा लीक हो सकता है आपका, MITM अटैक होगा, जीरो डे वर्नेबिलिटी होगी, नॉर्मल अटैक्स हैं जो हर जगह पर हर किसी प्लेटफॉर्म पे आपके लग सकते हैं। वही आपका क्लाउड के लिए भी है बस। ठीक है। और इसके अंदर जैसे हर चीज में हमारा MITM होता है, इसके अंदर भी आपका MITC होता है, मैन इन द क्लाउड अटैक। ठीक है। सेम वही प्रोसेस है, बट इसके अंदर आपका क्या है कि अटैकर आपसे क्या करवाता है कि एक फिशिंग लिंक काइंड ऑफ थिंग होती है इसमें, कि फिशिंग काइंड ऑफ लिंक थिंग होगी। वो क्या करेगा, इस तरीके से विक्टिम को ल्योर करेगा कि भाई ये मेरा ओरिजिनल आपका गूगल ड्राइव है, तो आप क्या करो मेरे वाले के ऊपर अपलोड कर लो। तो वो जैसे ही अपलोड करेगा, कोई भी एक्टिविटी करेगा, तो ये वाला जो अटैकर है वो इजिली उसका A to Z जो डेटा है, हर एक चीज है, वो उसको देख पाएगा और उसको एक्सप्लॉइट कर पाएगा। आपका डेटा भी जो है कॉम्प्रोमाइज होगा, और एक्सफिल्ट्रेशन भी होगा, रिमोट एक्सेस भी अटैकर इजिली ले लेगा, और आपके सिस्टम्स को जो है उसको बोर्ड भी परफॉर्म कर देगा। इसी तरीके से इसमें आपका क्लाउड होपर अटैक आ जाता है। क्लाउड होपर अटैक क्या होता है, जो भी आपको सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक है, उनके ऊपर लगता है। इसके अंदर अटैकर क्या करता है, स्पीयर फिशिंग ईमेल जैसे जो है, ठीक है, आपका फिशिंग जैसे अटैक परफॉर्म करेगा आपके क्लाउड सर्वर पे, ताकि उसके अंदर आपका मालवेयर चला जाए और जो भी अकाउंट है, चाहे वो स्टाफ का हो या किसी भी फर्म का, वो आपका कॉम्प्रोमाइज हो जाए। नेक्स्ट आ जाता है आपका क्लाउड क्रिप्टो जैकिंग आ जाता है। क्लाउड क्रिप्टो जैकिंग क्या है, ठीक है, क्रिप्टो जैकिंग मतलब आप समझ रहे हो कि एक माइनिंग के लिए हम क्रिप्टो जैकिंग, आपका माइनिंग का प्रोसेस होता है। तो क्रिप्टो जैकिंग इज द अनऑथोराइज यूज ऑफ द विक्टिम कंप्यूटर टू स्ट्रीटली माइन डिजिटल करेंसी। डिजिटल करेंसी आपके बिटकॉइन वगैरह माइन करने के लिए, ठीक है। जब भी कोई पर्सन अगर हमारे विक्टिम सिस्टम को अपने अंडर में ले लेता है, उसका यूज करता है, तो वो क्या कर सकता है, क्रिप्टो जैकिंग उसे करवा सकता है। क्रिप्टो जैकिंग जो होती है वो हाईली आपकी लुक्रेटिव होती है। ठीक है। लुक्रेटिव का मीन्स है कि दोनों एंड पे आपके लिए ये नुकसान करेगी। ठीक है। टू परफॉर्म दिस अटैक, अटैकर क्या करता है, ठीक है, उस क्लाउड की जो भी मिस कॉन्फ़िगरेशन है, आपकी जो भी क्लाउड पे जो वेबसाइट होती है जिनको कॉम्प्रोमाइज कर लिया गया है, या क्लाइंट की कोई भी वर्नेबिलिटी हुई, सर्वर साइड की वर्नेबिलिटी हुई, उनको एक्सप्लॉइट करेगा, सिस्टम की एक्सेस लेगा, और एक्सेस लेने के बाद पूरे सिस्टम को क्या करेगा, कंट्रोल करके वो उसमें माइनिंग प्रोसेस आपका चला देता है। ठीक है। ये आपके वर्नेबिलिटी स्कैनर। अब आ जाता है आपका गूगल डोर, कि अगर आपको इनोग्रेट करना है S3 आपका क्या होता है, अमेजन का होता है आपका, इसको बकेट भी बोल देते हैं। ठीक है। अगर आपके सिलेबस में 6 महीने या साल भर के हो, तो आपका AWS कंसेप्ट आपका क्लियर होना है। ठीक है। ट्रेनर अलग है उसके। तो AWS का जब आप करोगे, तो इसमें आपका ये जो क्लाउड है ये पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है इसमें, आपका कंटेनर क्या होता है, आपका टोकर क्या होता है। ठीक है। आपका आसपास सास क्या होगा, वो सारा का सारा आपका क्लाउड में जो आप AWS आगे करोगे, अगर आपके कोर्स में है, तो उसमें आपका क्लियर हो जाएगा। तो कुछ गूगल डॉक दिए हुए हैं इनुमरेट करने के लिए आपका S3। तो आप इन गूगल डॉक का देख रहे हो, यूज कर सकते हो। तो जैसे आपका ये बैकअप लिखा हुआ है, तो इस बैकअप को अगर मैं यूज करके देखूं, कुछ मिलता है कि नहीं। तो ये आपकी कोई भी कोई वेब, सब आपकी मेन, सारी की सारी मेन वेबसाइट ही आ रही है। सारी की सारी आपकी मेन कंपनी की मेन ही वेबसाइट है, इसके ऊपर कोई भी प्राइवेट नहीं है कंपनी की उसका कोई डेटा यहाँ पर लीक हो रहा हो। ठीक है। बट आप इसकी जगह क्या कर सकते हो कि दूसरी चीजें आप यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने बैकअप हटा दिया, इन URL आ गया, तो देखो ये कोई एक्सप्लोरर है, ये कोई आपका एक्सप्लोरर है, ये अलग अलग वेबसाइट्स के आ रहे हैं, यहाँ पर आपको पता लगेगा एक्सप्लोर DB का दिया हुआ है। तो ये कोई कंपनी है जिसने अपनी बकेट बना रखी है नोवा S3, तो ये तो आपका URL में फिक्स रहेगा। बकेट आपकी क्या होगी, ये जो PDS है ना यहाँ तक, URL से जो PDF तक है, ये आपका बकेट होता है। तो ये बता रहा है कि यहाँ पर कोई आपकी रीडमी वाली फाइल पड़ी है। ठीक है। उसके बाद आपका कोई ये फोल्डर पड़ा है, इसके अंदर भी कोई गाइडलाइंस है, तो इतना देखो इसके अंदर कोई ना कोई आपका मे भी कोई डेटा आपका पब्लिक में पड़ा है, कोई XML टाइप का। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम इसको देखें, इसका भी देखो क्लाउड पे जितना जो भी डेटा रखा हुआ है,
वो आपको शो कर रहा है। दूसरी वेबसाइट का देखें तो इसमें 2025-24 तक आई थिंक फोल्डर पे फोल्डर बने हुए हैं, कोई डेटा रखा हो सकता है इनके अंदर, तो चेक कर लेते हैं। ये पता नहीं क्या क्या फोल्डर्स हैं इन्होंने बना रखे हैं। तो ये देखो 9 घंटे पहले इनके क्लाउड सर्वर पे कोई ना कोई डेटा अपलोड करा गया है, 9 MB का डेटा है ये। अब पता नहीं है क्या किस तरीके का डेटा हो सकता है, ठीक है। बट हम डायरेक्ट क्या है, गूगल डोर का यूज करके, दूसरी चीजों का यूज करके हम एटलीस्ट डेटा देख पा रहे हैं। तो कुछ इनक्रिप्टेड वैल्यू में है, कुछ पता नहीं क्या है ये डेटा, हमें नहीं पता। ठीक है, एक बार सर्च कर लें किस तरीके का डेटा ये, देख लेते हैं आपका किस तरीके का डेटा होगा ये। इसका फॉर्मेट हमें पता लग जाएगा। तो हम क्या करते हैं, फाइल लिखते हैं, वो सॉरी एग्जिफ टूल लिखेंगे, एग्जिफ टूल लिखेंगे। और देख लेते हैं किस तरीके का आपका डेटा परफॉर्म होगा टोटल। 1 सेकेंड ओनली। ठीक है, एग्जिट टूल लिखा मैंने। और मेरे पास क्या फाइल का नाम क्या है, KFD समथिंग है। एंटर किया तो वर्जन, फाइल का साइज, फाइल परमिशन, तो इसका अननोन फाइल टाइप दिखा रहा है ये। अननोन फाइल टाइप दिखा रहा है कि कुछ और फाइल हो सकती है। कैट करके देख लें इसके अंदर का कंटेंट, अगर कुछ दिखता है तो हमें। नहीं, कुछ सारा एन्क्रिप्टेड फॉर्म में है ये, कुछ अलग से डेटा कुछ। तो जनरली आपको ये सामने दिख रहा है कि हम अगर इस तरीके कमांड का यूज कर रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा, जिनके ऊपर भी प्राइवेट अपने बकेट्स रखे हुए हैं, जिन्होंने उन्हें बना रखा है, तो उनका डेटा जो जिस भी तरीके का है, हम उसको कहीं ना कहीं एक्सप्लोर आपका कर पा रहे हैं। इसके अंदर भी कुछ आपका ये IPYNB कुछ दूसरे डेटा रखे हुए हैं, पता नहीं क्या है ये। ठीक है, ये भी आपके डेटा बाकी दूसरे रखे हुए हैं, तो आप इस तरीके से देख सकते हो मतलब जनरली इसके अंदर आपका क्या परफॉर्म हो रहा है, किस तरीके का क्या डेटा रखा हुआ है, वो डोर का आपके दिए हुए हैं। S3 स्कैनर दिया हुआ है, कि S3 स्कैनर आपका दिया हुआ है कि आपको ये एक टूल यूज कर सकते हैं जिसके थ्रू आप जो भी अमेजन की बकेट्स हैं, ठीक है, उनकी डिटेल आप देख सकते हो, और अगर उनके अंदर ऐसा कोई भी कंटेंट होगा तो आप उसको इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो इसको ट्राई करके देख लेते हैं आपका। ठीक है, मैं ओपन कर लेता हूँ। आपका टूल हमारा यूज होता है लिनक्स में, आपको ये बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल्ड होता है, बट आपके पास ना हो तो आप इसको यूज कर सकते हो। तो S3 स्कैनर, फिर आप उसके बाद कमांड लिखोगे बकेट, क्योंकि हम बकेट होती है, ठीक है, बकेट का हम यूज करेंगे। और ये मैंने कुछ वेबसाइट्स आपकी कॉपी कर रखी थी, तो इसमें से आपका बकेट क्या होगा, जैसे ट्रिप डेटा है ना, मैंने आपको बताया ये तो आपकी वेबसाइट है जिसके ऊपर होस्टेड है। ये जो है आपके जैसे ट्रिप डेटा है, यहाँ से आपका ये डाउनलोड वाला है, यहाँ से आपका बोर्ड प्रेस बाइनरीज है, ASF पब्लिक कोड है, ये सब आपकी जो है क्या है, ये टोटल आपकी बकेट्स हैं। तो जैसे आपका ट्रिप डाटा दिया हुआ है क्लाउड का कुछ, तो मैंने बकेट लिखा, ट्रिप डाटा एंटर करता हूँ। तो ये क्या कह रहा है कि इसकी इंफॉर्मेशन जो है ऑनलाइन यानी पड़ी है, यानी इसकी इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट कर रहा है। US की ये ईस्ट की वेबसाइट है। ऑथेंटिकेशन यूजर, यानी इसके यूजर रीड कर सकते हैं, और ACP कुछ और होगा इसका, इनका कोई टर्म। इनमें कमांड हम यूज करते हैं इनुमरेट, इनुमरेट करके देख लेते हैं। इनुमरेट करके देख लेते हैं, देखो आप देख रहे हो स्टूल के अंदर आपका इनुमरेट ऑलरेडी दिया हुआ है। तो इनुमरेट में भी ये कुछ बता रहा है कि इस क्लाउड सर्वर के ऊपर आपका टोटल जो है बकेट के ऊपर 146 ऑब्जेक्ट है, और उनका डेटा जो टोटल है वो 16 GB का रखा हुआ है। ठीक है, 16 GB का आपका डेटा रखा हुआ है। इट मीन्स कि अगर मैं इस क्लाउड वाले सर्वर को ओपन करता हूँ, ठीक है, आपकी बकेट लोडिंग हो रहा है, तो इट मीन्स इन टोटल को अगर ये देख रहे हैं आप, इनके ऊपर कुछ CSV डेटा दिखा हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस का कोई डेटा है, तो इस डेटा का जो टोटल साइज है वो आपका टोटल 16 GB है। तो मैं काम, इसमें से हम कोई भी एक बार डेटा ओपन कर लेते हैं। 1.4 KB का ओपन कर लिया, जिप फाइल है, देख रहे हो इसके अंदर CSV फाइल है, ये रहा। आपका ये देखो कुछ ना कुछ इन्होंने जो है
अपना इलेक्ट्रिक बाइक, कुछ बाइक का डेटा है इसमें, इलेक्ट्रिक बाइक का कब आपकी स्टार्ट हुआ, ठीक है, और आपका मतलब इसका स्टेशन नेम का है, और बाकी जो दूसरी चीजें हैं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड यानी लोकेशन कहाँ से वो परचेज किया गया, सारी की सारी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेंबर है, कैजुअल है क्या। तो इस तरीके का डेटा जो क्लाउड का है, ये कंपनी को शेयर नहीं करना चाहिए, बट हम जब S3 स्कैनर करके देख रहे हैं तो हमें पता लग रहा है कि इनका इतना डेटा जो है 16 GB का डेटा ऑन रिस्क है, इतना डेटा जो है आपका प्रॉपर लीक हो रहा है, ठीक है। और कंटेनर वॉल्यूम को हैक करना है, कंटेनर वॉल्यूम का तो कुबेरनेट दिया हुआ है आपका, कुबेरनेट आपका सपोर्ट करता है डिफरेंट टाइप ऑफ वॉल्यूम, जैसे NFS होता है आपका, नेटवर्क फाइल सिस्टम हो गया, ICSC, SI आपके वर्चुअल बॉक्स में भी होता है कंटेनर के लिए, आपकी जो आप अपने VMware में वर्चुअल बॉक्स में आप काली लिनक्स डालते हो, विंडोज डालते हो, वो सब का सब आपका इसके अंदर होता है, ठीक है। ISC SI हार्ड डिस्क के अंदर होता है। तो वॉल्यूम क्या है, एक आपकी डायरेक्टरी जिसमें आपका सारा का सारा डेटा स्टोर होता है। अटैकर्स जो हैं, अगर आपने अपने कंटेनर में वीक कॉन्फ़िगरेशन कर सकती है, तो कोई भी अटैकर आपके इंटरनल नेटवर्क के अंदर अटैक करके आपके रूट की एक्सेस ले सकता है। अब उसके बाद आपकी सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं। आपको VPN वगैरह सारी चीजों का पता है, तो इसी के अंदर आपका एक क्लाउड के अंदर हम यूज करते हैं VPC, ठीक है। VPC, VPC मतलब आपका वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, जैसे आपका VPN होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है, ठीक है। इसी तरीके से आपका वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड होता है। ये जनरली आपका क्या रहेगा, वर्चुअल होता तो ये पब्लिक है, पब्लिक ही होगा, क्योंकि अगर आप कोई भी क्लाउड परचेस करोगे तो या तो अमेजन का लोगे या अजूरे का लोगे, यही आप क्लाउड जनरली जो हम ले करते हैं यही आप यूज करोगे, तो ये पब्लिक है क्लाउड, इनको कोई भी कहीं से भी इनका लॉगिन ले सकता है, कहीं से भी कोई भी पैसे भर के इनका एक्सेस ले सकता है। तो उसी पब्लिक के अंदर अगर आपको एक अलग से प्राइवेट क्लाउड दे दिया जाता है तो वो आपका VPC होता है, ठीक है। कि VPC इज ए सिक्योर और इंडिपेंडेंट प्राइवेट क्लाउड environment है that resides within the public cloud. VPC clients कैन एग्जीक्यूट, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, डेटा सेव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कुछ भी परफॉर्म कर सकते हैं अपने प्राइवेट नेटवर्क पे, ठीक है। और उसके बाद आपका इसके अंदर आता है कंटेनर की सिक्योरिटी का, कि आप जो भी CVE है, कॉमन वर्नेबिलिटी एक्सपोजर जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसको आप रेगुलरली उसको आप मॉनिटर करो। आप अपनी एप्लीकेशन जो भी कंटेनर है सिर्फ ऑथोराइज पर्सन को ही एक्सेस करने दो। आपने जो भी इसमें अगर आपने लिनक्स डाल रखा है या विंडोज डाल रखे है, उसका आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट कर सकते हो, स्कैनिंग टूल्स को डिसेबल कर सकते हो, वाइट लिस्टिंग कर सकते हो। वहां पे जो भी अटैक करने की कोशिश करते हैं हमारे IP, या हम अलग से जो भी नेटवर्क है हम उनको ब्लॉक लिस्ट में डाल सकते हैं। आप अपने कंटेनर की सिक्योरिटी के लिए या क्लाउड की सिक्योरिटी के लिए आप फायरवॉल्स का इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। 4 तरीके की फायरवॉल्स होती हैं आपकी, फायरवॉल का आप उसके अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हो। इसी तरीके से आप IDS लगा सकते हैं यहाँ पे, कि अगर कोई भी अटैक करने की या कोई भी इस तरीके का मालवेयर कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है हमारे सर्वर पे क्लाउड पे, तो वो तुरंत उसको डिटेक्ट कर ले और प्रिवेंट कर ले, ठीक है। डोकर के अंदर भी वही सारी चीजें आ रही है। और सर्वरलेस सिक्योरिटी रिस्क और आपके सॉल्यूशन बताए हुए हैं, ये आपके OAS के वेब एप्लीकेशन के हैं, ठीक है, ये आपके वेब एप्लीकेशन के, तो ये इसमें गलती से आ गया है। उसके बाद आपके क्लाउड को सिक्योर करने की बात करें, तो आप क्या कर सकते हो, डेटा प्रोटेक्शन इन्फोर्स कर दो, हमेशा बैकअप करके रखो, रिटेंशन मैकेनिज्म रख लो, और जो भी आपके SLA होते हैं, ठीक है, ये आपके एग्रीमेंट्स होते हैं, तो पैचिंग या वर्नेबिलिटी के जो रिमीडिएशन के आप उसको फोर्स कर सकते हो, ये कोई रेगुलेटरी है उसको अप्लाई कर सकते हो, ब्लैकलिस्ट कर सकते हो, लीगल कॉन्ट्रैक्ट करो, अपने जो डेटा है या जो भी क्रेडेंशियल है वो किसी के साथ मत शेयर करो, लॉग्स और डेटा है वो कभी किसी के साथ मत शेयर करो, सिक्योरिटी के चेक पॉइंट हैं उनको आप लगा के रखो, जो भी आपके नेटवर्क के अंदर ट्रैफिक हो रहा है, जो भी अप डाउन हो रहा है नेटवर्क पे, आप उसको मॉनिटरिंग पे लगा के रख दो, ठीक है। डेटा प्रोटेक्शन आप टाइम टू टाइम चेक करके रख लो। और जो भी अथेंटिकेशन, ऑथोराइजेशन और ऑडिटिंग के टूल्स होते हैं, कंट्रोल्स होते हैं, उनको आप प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करके रख सकते हो। उसके बाद लास्ट आ जाता है आपका जीरो ट्रस्ट नेटवर्क की। जीरो ट्रस्ट नेटवर्क क्या होता है, कि ये एक आपका सिक्योरिटी का इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है। द जीरो ट्रस्ट मॉडल is a security implementation that assumes that every user trying to access the network is not a trusted, यानी कि it means कि नेटवर्क के अंदर अगर हमने अपने नेटवर्क में जो जेन्युइन यूजर्स भी हैं हमारे पास में, ठीक है, जो लेजिटिमेट यूजर्स हैं,
तो अगर हमने जीरो ट्रस्ट नेटवर्क हमने अपना सेटअप कर लिया तो जो जेन्युइन यूजर्स हैं, ठीक है, तो वो उनके ऊपर भी ट्रस्ट हमारा नहीं करेगा, ठीक है, किसी भी तरीके से उनके ऊपर वो ट्रस्ट नहीं करेगा, और अगर करेगा भी तो वो उनसे प्रॉपर के प्रॉपर आपकी परमिशन या जो भी उसका प्रोसेस होगा उसको फॉलो करेगा, तभी आपको हर चीज के लिए परमिट करेगा, इवन अगर आप उस कंपनी के सीईओ क्यों ना हो, ठीक है। जीरो ट्रस्ट मतलब किसी पे ट्रस्ट नहीं। तो द जीरो ट्रस्ट मॉडल इज ए सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट है दैट अज्यूम्स द एवरी यूजर ट्राइंग टू एक्सेस द नेटवर्क इज नॉट ए ट्रस्टेड एंटिटी बाय डिफॉल्ट, और उसे वेरीफाई करना पड़ेगा अपने हर एक इनकमिंग कनेक्शन को, ठीक है, नेटवर्क को एक्सेस करने से पहले। इट स्ट्रिक्टली फॉलो द प्रिंसिपल कि ट्रस्ट नो वन एंड वैलिडेट, कि आपको जीरो डे ट्रस्ट जो नेटवर्क है आपका, वो आपकी एक प्रिंसिपल पे काम करता है कि आपको किसी पे यानी ट्रस्ट नो वन एंड वैलिडेट बिफोर प्रोवाइडिंग ए क्लाउड सर्विस, कि कोई भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करवाने से पहले वो प्रॉपर वैलिडेट होना चाहिए, तभी उसके ऊपर ट्रस्ट होगा, अदरवाइज ट्रस्ट नहीं करना। The idea behind implementing this model to ensure a secured way of accessing resources to enforce strict access control or monitoring the network traffic flow। ये आपकी चेकलिस्ट होती है, जब भी आप किसी कंपनी के अंदर ऐसे क्लाउड सर्वर वाले एम्प्लॉय आप लगते हो, तो वो सारी चीजें ये आपकी चेकलिस्ट होती है, कंपनी आपको खुद फिल करना आपको बताती है, ठीक है। हर एक एम्प्लॉय से ये डिटेल्स ली जाती है, क्लाउड जो भी मैनेज करता है उससे डिटेल ली जाती है कि आपने क्या पब्लिक प्राइवेट का आईपी लिया हुआ है, मतलब क्लाउड लिया हुआ है, तो वो बताएगा कि मैंने प्राइवेट लिया हुआ है, उसके ऊपर टिक होगा, ठीक है, तो वो बताएगा। आपका ऑडिटर होगा, वो ये आपसे पूछ सकता है कि क्या आपने अपनी कंपनी के क्लाउड के लिए प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशन जो रेगुलेटरीज होती है उनको आपने फॉलो किया हुआ है, उनके पास आपके पास सारे डॉक्यूमेंट है, तो वो फिर चेक करेगा, ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा तो कट कर देगा, और होगा तो वो टिक कर देगा। इस तरीके से आपकी चेकलिस्ट परफॉर्म होती है। और नेक्स्ट आ जाता है उसके बाद आपके पास में कास, ठीक है। कास मतलब आपका क्लाउड एक्सेस सिक्योरिटी ब्रोकर, फुल फॉर्म आपकी क्या होगी, क्लाउड सिक्योरिटी, क्लाउड एक्सेस सिक्योरिटी ब्रोकर। तो क्लाउड एक्सेस सिक्योरिटी ब्रोकर आपका क्या है, ये आपका क्लाउड के सॉल्यूशंस हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर एनफोर्सिंग सिक्योरिटी कंप्लायंस और गवर्नेंस पॉलिसी, यानी कि आपकी जितनी भी क्लाउड एप्लीकेशन है, सास पास आप जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, उनको प्रॉपर एक सिक्योरिटी मैनर करवाना, प्रॉपर एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना, ठीक है। तो उस चीज के लिए आपका रिस्पॉन्सिबल जो भी प्लेटफॉर्म होगा वो आपका क्या होता है, कास होता है। तो आप देख भी सकते हो इसको कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल कंप्यूटर्स है, हमने क्या करा, एक बीच में कंप्यूटर सेटअप कर दिया और एक इधर आपका क्लाउड हो गया। तो अब अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन क्लाउड की एक्सेस लेना चाहती है या क्लाउड वाले आपके ऑर्गेनाइजेशन की एक्सेस लेनी चाहती है, तो आपका जो कास्ट है वो हर एक प्रोसेस, हर एक पैकेट, हर एक रिक्वेस्ट को आपका मॉनिटर करेगा और उसी के अकॉर्डिंग वो आगे आपको सर्विस प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। और ये आपका जो मॉड्यूल है ये भी आज आपका इसके अंदर कंप्लीट होगा।